students, how are you? And in the last lecture we completed some topics, grouping of registers and color code for carbon registers. अब कुछ प्रॉब्लम मेरे से पूछी है, बहुत अच्छी बात है बच्चों ने, मैं आपकी प्रॉब्लम कराऊंगा और सभी बच्चे न्यूमेरिकल करते रहें, साथ साथ थ्योरी के नोट्स बनाते रहें, उनको याद करते रहें। ठीक है, मैंने कहा था कि अभी मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, तो एक टेस्ट आपका लिया जाएगा और MCQ का फर्स्ट चैप्टर का, उसके साथ कुछ फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, और दूसरी बात, आप लोग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दो पढ़ाई को अपनी, क्योंकि अब आप 3 घंटे सिर्फ वो पढ़ते हैं जूम पे, और ये मेरी वीडियोज़ है, बार बार देखा करो जब तक कोई चीज़ समझ में ना आए। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है, और थोड़ी अपनी एक्सरसाइज कर लिया करो ताकि आप फिजिकली और मेंटली फिट रहें सभी बच्चे। और जैसा भी है, चलो कुछ में एक बच्चों ने मेरे से 2 बातें पूछी हैं। बच्चों, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है लगभग कंडक्टर के अंदर वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ों को जानना और थोड़ा सा थ्योरेटिकली उनके ऊपर अप्लाई करना, कंडीशंस का ध्यान रखा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर वगैरह का। क्यों? क्योंकि ठीक है, अगर वो टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो आयंस की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, लगभग वही आती है वो। तो इसलिए हाँ, अगर आप कंडक्टर के क्रॉस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एजिटेशन, रैंडमनेस बढ़ती है पार्टिकल्स की। पार्टिकल में आप कह दीजिए एटम और इलेक्ट्रॉन्स की। आप ही देखो, आप एक क्लास जगह बैठे हैं 20 बच्चे, अगर भगदड़ मच जाए क्लास में तो जल्दी जल्दी टकराएंगे सब, तो इसलिए जल्दी जल्दी टकराने से रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है। उसके रिड्यूस होने से अब आप देखिए, रिलैक्सेशन टाइम पूछा एक बच्चे ने, एक्चुअली 2 कोलिजन के बीच का टाइम। ये सबको क्लियर हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर तो वहाँ हाइड्रेंस डेवलप होती है, उनके मोशन का अपोज होता है। क्लियर? तो वो किसके कारण? ड्यू टू कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, and during this collision the kinetic energy of the electrons convert into the heat energy. This is the resistance basically. तो 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, एवरेज टाइम, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहा गया है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या कंसंट्रेशन 2-3, आपने काफ़ी न्यूमेरिकल कर ली, तो आपने क्या देखा, कंसंट्रेशन किस ऑर्डर की है? 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, लगभग 10 की पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सोचिए कि 10 की पावर 22 1 सेंटीमीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहाँ स्पेस मिलता है उनको टकराने का, कोलिजन का। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो तब आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब इतनी भीड़ हो कि आपका निकलना ही भारी हो जाए। तो आ रही है बात समझ में? ये है कारण। लेकिन चलते हैं, इफेक्ट है, आपके घर के सारे बल्ब ऑन होते हैं, ट्यूब ऑन होती हैं, फैन ऑन होते हैं, AC ऑन होते हैं, दे ऑल वर्क ऑन द करंट। ठीक है, तो ये बात जो पूछी थी मैंने, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपको बता दी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता। हाँ, रेजिस्टेंस के और रजिस्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज दे कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। थर्मल एजिटेशन की एनर्जी बढ़ना विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर अलग चीज़ है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई खास इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का। क्लियर? चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे। कुछ प्रॉब्लम बच्चों ने पूछी, आज प्रॉब्लम कराऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अब प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, मेरे से पूछा है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर, जो मैंने असाइनमेंट दी थी आपको, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस की 17। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L, सपोज दिस इज ए वायर ऑफ लेंथ L and radius R, and of radius R has resistance 100 ohm. इस वायर का रेजिस्टेंस कितना? 100 ohm. It is recast into a thin wire of length 12. अब बताइए, आपने इसको बढ़ा दिया 12 लेंथ में, कितनी? 12, डबल कर दी लेंथ, एंड रेडियस R/2। तो फर्स्ट केस क्या है? लेंथ 12,
और सेकंड केस क्या है आपका, रेडियस r/2। अब बताइए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इन ईच केस। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इन ईच केस। अब देखो बच्चों, ये वायर थी, पहले आपने इसकी लाइन डबल कर दी, याद करो क्या समझाया था, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। बोलो 2 स्क्वायर इंटू R1 कितना 100, तो 400 ओम आ गया। ये इतना इजी था न्यूमेरिकल, फर्स्ट आंसर। सेकंड में उसने आपसे क्या पूछा है, व्हेन रेडियस इज r/2। सोचो अगर इसको आपने कंप्रेस कर, रेडियस r/2 कर दिया आपने, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो पाई r1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर L2। क्लियर, R2 कितनी आ गई, r1/2, R2 इज इक्वल टू r1/2, तो ये लो पाई r1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई r1/2 का स्क्वायर L2। बच्चों पाई विल कैंसिल आउट, सो r1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर बाई 4L2, r1 स्क्वायर कैंसिल, तो L2 इज इक्वल टू 4L1। ये लो L2 इज इक्वल टू 4L1 और 4L, तो लेंथ कितनी होगी 4 टाइम्स। इफ रेडियस विल बिकम हाफ, देखो ये इन सेकंड केस यदि आपने रेडियस को हाफ कर दिया तो लेंथ कितनी आ गई 4 टाइम्स। तो देखो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, देन R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1, 4 स्क्वायर R1 100, 1600 ओम विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड केस। तो दोनों आंसर आ गए आपके, 400 ओम एंड 1600 ओम। तो दोबारा देख लीजिए कि सपोज ये लेंथ जिसकी L है, इसको खींच के कितना कर दिया आपने 12 लेंथ में ले गए, तो रेजिस्टेंस अब देखो डबल होगी। तो मैंने बताया था फॉर्मूला डायरेक्ट n स्क्वायर R1, तो 2 का स्क्वायर इंटू 100 ओम दे रखा है आपको 400 ओम। अगर रेडियस आपने हाफ कर दी तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो इस फॉर्मूले में रखो, ये पाई R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर L2, मैंने थ्योरी में आपको करा रखा है फॉर्मूला, तो ये आ जाएगी R2 इज इक्वल टू R1/2 रख दिया हमने, तो अब 4L टाइम्स, यानी कि अगर आपने रेडियस हाफ की इसको खींच के, तो लेंथ 4 टाइम्स होगी, तो लेंथ 4 टाइम्स होगी तो N4 आ गया यहाँ, तो 1600 ओम। देख लीजिए यही आपके दोनों आंसर है। ये पूछा है एक तो बच्चे ने 17, उसके बाद पूछा है मेरे से बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। A wire of 10 gram mass, M is equal to 10 gram mass, radius 1 millimeter, is compressed to its length by 10%. Compressed to its length by 10%. Calculate the percentage change in its resistance. In its resistance. देखिए क्या फॉर्मूला था, R2 बाई R1 माइनस 1, याद करो L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर इंटू 100, R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100 इज इक्वल टू, बोलो L2 स्क्वायर, मैंने समझा रखा है इनिशियल को आप ले लीजिए 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 90, 10% रिड्यूस कर दिया, तो 90 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर इंटू 100, बोलिए 90 माइनस 100, 90 प्लस 100 अपॉन 100, ये लो कितना बचा माइनस 10 इंटू 190 बाई 100, ये लो माइनस 19%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस 19%, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। माइनस का मतलब क्या है, द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 19%, 19% रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। होगा क्लियर,
ये चीज़ आ गई आपके सामने। इसका कोई यूज़ नहीं है, ना मास का यूज है ना रेडियस का यूज है, ये पजल करने के लिए उसने आपको दे दिया। तो दोबारा देख लो, ए वायर ऑफ लेंथ 10 ग्राम रेडियस 1 मिलीमीटर इज कंप्रेस्ड टू इट्स लेंथ बाय 10%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो आपके सामने मैंने बड़ा सिंपल कर दिया, L2 स्क्वेयर माइनस L1 स्क्वेयर अपॉन L1 स्क्वेयर इंटू 100, तो 90 माइनस 100 स्क्वेयर अपॉन 100 स्क्वेयर इंटू 100 विल कैंसिल, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो माइनस का मतलब क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 19%, कितना रह गया 81% रह जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन पूछा है मेरे से बच्चों ने 21st, a hollow cylinder of length L and of radius A and B। देखो, a hollow cylinder of length L and of radii A and B is filled with a material of resistivity rho and is connected to a battery of EMF E through an ammeter as shown in figure। Find the current through the ammeter। देखिए और ये देखो, ये अंदर वाला सिलेंडर की इनर लेयर है और बच्चों ये आउटर लेयर है। क्लियर? इनर रेडियस A एंड आउटर रेडियस इज B, ये दिखा रखा है। A hollow cylinder of length L and his length is L। क्लियर? अब देखो बच्चों, जब आप यहां से यहां चलेंगे, बैटरी कहां कनेक्ट है ये समझिए आप। बैटरी जो कनेक्टेड है वो यहां से कनेक्टेड है और दूसरा एंड यहां से कनेक्टेड है। और ये एमीटर लगा है, जो आपको पता है एमीटर वोल्ट मीटर दो चीजें होती हैं। एमीटर का काम क्या है, करंट मेजर करना, और वोल्ट मीटर का वोल्टेज मेजर करना ऑफ EMF E। ये बैटरी, अब समझने की बात है। ये प्रॉब्लम बच्चों बहुत अच्छी और स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम है, कभी IIT में आई हुई प्रॉब्लम मेरे याद है। अ होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड ऑफ रेडियस A एंड B, देखो इनर रेडियाई A है, आउटर रेडियाई इज B, इज फिल्ड विद ए मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। एंड इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF E थ्रू ए एमीटर ऑफ एज शॉन इन फिगर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस। आपको पता है I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई R।
V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू ई बाई आर, ई एम एफ ऑन रजिस्टेंस। अब हमको इसका रजिस्टेंस चाहिए और ये वेरिएबल है, इसको इधर जाते हुए कांस्टेंट नहीं आएगा। अब ये बात समझने की है, सपोज आप एक इसके अंदर सिलेंडर ले लीजिए, वेरिएबल इंटीग्रेशन मेथड से निकलेगा। एक सिलेंडर ले लिया जिसकी रेडियस कितनी है x और थिकनेस कितनी ले लूं ये dx। टेक ए सिलेंडर ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। ऑफ रेडियस x and thickness dx. So the resistance of the element बोलो, इस थिकनेस के एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा? ये होगी आपकी क्या थिकनेस कितनी होगी dx ये, और रेडियस कितनी है आपकी x है। r इज इक्वल टू रो एल बाई ए से डी आर इज इक्वल टू रो एल डी एक्स बाई ए, एरिया रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए। ये आ जाएगा रो इंटू डी एक्स आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर? रो इंटू डी एक्स बाई एरिया देखना 2 पाई एक्स इंटू एल। ये बात ध्यान देने की है, इस क्रॉस सेक्शन का सरफेस टोटल ये सरफेस एरिया कितना आएगा? जैसे पेन है कितना आ गया 2 पाई आर, तो 2 पाई एक्स और इंटू इसकी लेंथ एरी एल। 2 पाई एक्स सिलेंडर का एरिया कितना, सबका सरफेस एरिया ऊपर का कवर्ड एरिया 2 पाई एक्स इंटू एल, तो रख दीजिए। दोबारा समझो कि अब देखो इसकी थिकनेस कितनी है dx, और इसका जो होलो कवर बनेगा ये वाला आपका सिलेंडर, ये dx थिकनेस का ये चारों तरफ इसका सरफेस एरिया कितना आ गया? पेन देखो इसकी तरह, ये समझा करो चीज। ये रहा, ये थिकनेस कितनी है इसकी dx, रेडियस कितनी x, लेंथ इतनी l है, तो इस सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका सरफेस का, इसका एरिया 2 पाई आर एक्स होता है, तो 2 पाई एल इंटू एक्स हो जाएगा, 2 पाई एल इंटू एक्स। बच्चों ये आ गया 2 पाई एल इंटू एक्स। अब आप देखिए इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां रेडियस, ए से बी, तो इंटीग्रेटिंग for net resistance from A to B बच्चों। इंटीग्रल डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल रो डी एक्स बाई 2 पाई एक्स इंटू एल ए टू बी। रो कॉन्स्टेंट, 2 पाई एल कॉन्स्टेंट, क्या बचा बच्चों डी एक्स बाई एक्स ए टू बी। बताइए 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है? लॉग बेस ई एक्स। याद रहे ये इंटीग्रल आप लोगों को। आर इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल लॉग बेस ई एक्स, पुटिंग द लिमिट ए टू बी आप जानते हैं, रो बाई 2 पाई एल लॉग बेस ई बी माइनस लॉग बेस ई ए, और लॉग बी माइनस ए क्या होता है? लॉग बी बाई ए, रो अपॉन 2 पाई एल लॉग बेस ई बी बाई ए। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस निकलवाए तो ये ऐसे निकाला जाएगा। मैंने बताया था आईआईटी के लेवल की प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। दोबारा बता देता हूँ। अभी देखिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई बाई आर, आर की वैल्यू रख दीजिए, ई बाई रो अपॉन 2 पाई एल लॉग बेस ई बी बाई ए। बच्चे ऊपर चला गया। आई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई एल अपॉन रो लॉग बेस ई बी बाई ए। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर। दोबारा देखो, ये
होलो सिलेंडर है जिसकी इनर रेडियस ए है और बाहर की रेडियस बी है। ये होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ कितनी एल है, ऑफ रेडियाई ए एंड बी, इज फिल्ड विद ए मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। तो इसमें क्या मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, रो की, एंड इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। देखो यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट है टू ए बैटरी ऑफ EMF E थ्रू एन एमीटर एज शोन इन फिगर। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द, अब ऐसा करंट फ्लो करेगी इसमें I थ्रू द एमीटर। मेन बात क्या आप जानते हैं, I इज इक्वल टू E/R या V/R, एक ही बात है ओम्स लॉ से। अब हमें करना क्या है, क्योंकि ये वेरिएबल, इसका एरिया बाहर को बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ती जा रही है, तो अब हमारे पास ये वेरिएबल रेडियस यानी कि इंटीग्रल मेथड से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। सपोज इसकी थिकनेस कितनी, अब यहाँ से आपने सेंटर से यहाँ तक के क्या ले लिया, x डिस्टेंस लिया, और एक dx थिकनेस का कवर ले लिया इसके अंदर बीच में आपने, जिसकी कितनी दूर है सेंटर से x और थिकनेस कितनी है dx। तो आपको इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, इस पार्ट का पूरा कवर बन जाएगा सिलेंडर ये पूरा का इसके अंदर। तो उस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो आर क्या होता है, रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए वाले फॉर्मूले से। बताइए एल की जगह कितनी है ये लेंथ, ये थिकनेस कितनी है dx, और अब आपको इसका एरिया चाहिए। बोलो सिलेंडर का एरिया क्या था, 2πRh, सरफेस एरिया कवर्ड सरफेस का इसका 2πRh, तो 2π r की जगह क्या आ गई x और h की जगह l, 2πxl। बस अब तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, a रेडियस से b रेडियस तक। देख लो इनर रेडियस कितनी है a और आउटर कितनी है b, तो इंटीग्रेटिंग फॉर नेट रेजिस्टेंस फ्रॉम a टू b, लिमिट रख दीजिए रो dx अपॉन 2πx इंटू l dx, सब कांस्टेंट है, रो b 2πb और l b, तो अंदर क्या बचा dx/x। याद करो 1/x का इंटीग्रल log बेस cx, तो रो अपॉन 2πl log बेस cx a टू b, तो रो बाई 2πl log बेस c b माइनस log बेस c a, log b माइनस a log b बाई a, तो r इक्वल टू रो अपॉन 2πl log बेस c b बाई a। ये रेजिस्टेंस आ गया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e इंटू 2πl अपॉन रो log बेस c b बाई a बच्चों। तो ये आपका अच्छा समय इसको समझ लेना। चलिए इसके बाद मेरे से पूछिए आप लोगों ने इसकी 24th प्रॉब्लम। A wire of 15 ohm resistance is gradually stretched to double of its original length। ये एक वायर है, रेडियस आर, लेंथ एल है, रेजिस्टेंस कितना 15 ओम, इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। बोलो डबल कर दीजिए इसकी लेंथ खींच के, अनडाउटली पतली हो जाएगी। लेंथ कितनी कर दी 12, तो रेडियस जो भी हो जाएगी डबल कर दिया आपने, तो बोलना जरा इसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर डैश एन स्क्वायर R1, 2 स्क्वायर इंटू 15, कितना आ गया बच्चों 4 इंटू 15 60 ओम। हो गया क्लियर, कितना हो जाएगा 60 ओम। इट इज देन कट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, बीच में से 2 इक्वल पार्ट में फिर काट दिया इसको, एक पार्ट ये बन गया इसका और एक पार्ट ये बन गया इसका। अब बोलो जब 2 हिस्सों में काटोगे तो फिर दोबारा कितना बचा, 30 ओम का पार्ट ये बच गया, 30 ओम का, क्योंकि टोटल 60 था तो हाफ हाफ, R1 कितना आ गया 30 और R2 भी 30 ओम। क्लियर, दीज पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए 3 वोल्ट बैटरी। इन दोनों पार्ट को आपने पैरेलल में लगा दिया। बड़ी क्लियर फिगर समझाता हूं, इसलिए ध्यान से समझा करो चीजें सारी। ये लग गए दोनों पैरेलल में विद ए बैटरी ऑफ हाउ मच 3 वोल्ट। क्लियर, अब बोलो 30 ये और 30 ओम ये, तो
तो बच्चों पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1/r p इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 1/30 प्लस 1/30 2/30 यानी कि 1/15। और याद रहे इसको रिवर्स करना कभी नहीं भूलना है। 15 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जो था वही दोबारा वही आ गया। तो क्या पूछता आपसे, व्हाट इज द फाइंड द करंट, V इक्वल टू आई आर, वही सेम I इज इक्वल टू V/R बच्चों, 3/15 ये लो 0.2 एम्पियर आगे, तो 0.2 एम्पियर। दोबारा समझ लो, ये एक वायर थी, खींच के आपने इसको डबल कर दिया, तो जब भी रेजिस्टेंस लेंथ डबल हो जाएगी तो n² टाइम से रेजिस्टेंस कितना होगा, 60 ओम। फिर आपने इसको कट कर दिया दो इक्वल पीसीज में, तो अनडाउटली हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो दिस 60 ओम विल डिवाइड इन 30 एंड 30 ओम्स। नाउ दीज टू वायर्स आर of each resistance 30 ohm are connected in parallel, both are connected in parallel. So if they are connected in parallel, now the resistance of combination will be 1/r1 plus 1/r2 2/30 then 1/15 यानी कि 15 ohm। क्लियर। तो व्हाट इज द करंट, V/R, तो 3/15 यानी कि 0.2 एम्पियर। तो I will be 0.2 ampere will be the current through this combination। आ गया सबकी समझ में, ये आ गया आपका 24th। नेक्स्ट 25th भी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन द कोलिजन एंड मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in copper at room temperature, given resistivity of copper, given resistivity rho is equal to 1.7 10 की -8 ओम मीटर। ये प्रैक्टिकली हैं चीज़ें, लगभग यही वैल्यू होती है इनकी, ओम मीटर। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एंड इन Cu कितनी आ रही है इन कॉपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8.5 10 की 28, अभी मैंने बताया। तब आप सोचिए पर मीटर क्यूब, अगर इसके पर सेंटीमीटर क्यूब करूं तो पर सेंटीमीटर क्यूब, ये देखो 1 सेंटीमीटर का क्यूब ये बनता है आपका। मैंने बताया था लूडो और सांप सीढ़ी की जो डायस होती है 1 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। इसमें 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप सोचिए फ्री, तो कहाँ से निकलने की जगह मिलेगी किसी को, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। 8.5 10 की 28 पर मीटर क्यूब। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो वेरी वेल, 1.6 10 की -19 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 और 9 ही ले सकते हैं रफली, 10 की -31 kg। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ये देख लीजिए, वीडी कितनी गिवन है, 1.6 10 की -4 मीटर पर सेकेंड। अब पूछिए रिलैक्सेशन टाइम, बोलिए। Vd इज इक्वल टू E इंटू रो एम ई टॉ, सब कुछ गिवन है, तो Vd इज इक्वल टू E इंटू ई टॉ बाई एम, एक तो ये फॉर्मूला है आपका। अच्छा, एक आपके पास है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो गया आपका। तो कंसंट्रेशन गिवन है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये है आपका फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो रो इज इक्वल टू ये आ गया m/n/e², तो ये लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा m/n/e² रो, सारी वैल्यू गिवन है यहाँ। तो रिलैक्सेशन टाइम में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की -31 अपॉन कंसंट्रेशन 8.5 10 की 28 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की -19 का स्क्वायर इंटू रो 8.5 10 की 28। ट्राई टू सॉल्व, बस आ गया रिलैक्सेशन टाइम। इस फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। क्या आ गया बच्चों, टॉ इज इक्वल टू
9.1 10 की -31 अपॉन में बोथ आर 8.5 कंसंट्रेशन है। रेजिस्टिविटी 1.7 10 की -8 1.7 10 की -8। अब देखो, हाँ भाई 8.5 10 की 28 इंटू 2.56 10 की -38 इंटू 1.7 10 की 8 बच्चों देखना जरा। कितनी आती हैं ये आती हैं आपकी 28 प्लस की हैं 38, ये तो माइनस की 10 ये बची और माइनस की 8 ये बची, तो कितनी आ गई माइनस की 10 यहाँ से -18 और ऊपर 31 है तो ये +18 हो जाएंगी। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 10 की पावर +18 अपॉन 8.5 2.56 इंटू 1.7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या बच गई 10 की माइनस कितनी बच गई लगभग आपकी 13, तो यही बच गई। हाँ तो ये आ रही है आपकी वैल्यू 10 की -14। ठीक है 2.5 इंटू 10 की -14 सेकेंड बच्चों। आप देखिए कितना कम रिलैक्सेशन टाइम आता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इतना फ्रीक्वेंटली देखो लाइट। और क्या पूछ रहा है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा बोलो बोलो। सोचिए क्या होता है। अरे डिस्टेंस पूछ रहा है इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ये लो वीडी इंटू टॉ बच्चों। वीडी आपके पास है कितनी है, निकाल रहे थे मीन फ्री पाथ का लेंथ इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बेटे यहाँ कंडक्टर के अंदर क्या आ जाएगी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है 1.6 10 की -4 मीटर पर सेकेंड और आपने रिलैक्सेशन टाइम निकाल लिया है कितना 2.5 इंटू 10 की -14। तो ये लो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -18 मीटर। तो आप ट्राई टू फील इट, बात समझने की नहीं होती, फील कीजिए दो इलेक्ट्रॉन के बीच कितना कम डिस्टेंस आता है 10 की पावर -18 मीटर का बच्चों। क्लियर। तो इसीलिए कलेक्टिवली इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव। अदरवाइज तो आप देख लो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कितनी कम आ रही है, मीन फ्री पाथ कितना कम आ रहा है इनके बीच में। तो इसी ऑर्डर में ये फिजिकल क्वांटिटीज़ प्रैक्टिकली हमारे सामने आती हैं। तो ट्राई टू स्टार्ट टू फील द थिंग्स, अदरवाइज तो यू नो वेरी वेल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है मेरे से। बच्चे ने क्या दे रखा है, करंट फ्लो थ्रू द कंस्ट्रक्शन कंडक्टर एज शोन इन फिगर। एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन है कंडक्टर की वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में है, ये लाइक दिस। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ डायमीटर ज़्यादा है यहाँ डायमीटर कम है, ये कह रहा है। करंट फ्लोज थ्रू द कंस्ट्रक्शन कंडक्टर एज शोन इन फिगर, द डायमीटर एंड करंट डेंसिटीज टू द लेफ्ट। अब देखो ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड की डायमीटर कितनी है आपकी D1 इज इक्वल टू 2 mm एंड द करंट डेंसिटी J1 इज इक्वल टू 1.3 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाउ मच, पहला क्या पूछा है आपसे, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू द थ्रू इट, बोलिए J इज इक्वल टू आई बाई ए। तो बच्चों I इज इक्वल टू क्या आ जाएगी J इंटू एरिया। तो J1 A1 ले लो
J1 इंटू एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4. तो यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ J1 1.3 10 टू द पावर 6 इंटू 3.14 बाई 4 इंटू 2 मिलीमीटर का, मिलीमीटर के मीटर बनाएंगे 2 इंटू 10 की -3 का स्क्वायर. और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. इफ ये आ गया आपका 1.3 10 की 6 इंटू 3.14 बाई 4 4 इंटू 10 की -6. कैंसिल 4 से 4 कैंसिल, ये लो 1.3 इंटू 3.14. तो ये आपकी जो भी वैल्यू आ रही है कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको. तो ये आपकी बहुत ही कम आएगी. ये आपकी आ गई 4.13 चौके 52 का 2 5 13 एकम 13 और 5 18 का 8 1 33 39 और 1 40. वही आ रही है 4 पॉइंट आपकी कितनी आ गई है, लगभग 0.82 एम्पियर. रफली यू कैन राइट इट 4.09 एम्पियर, डजंट मैटर. क्लियर. एक तो ये आ गया. दूसरा पार्ट है इसका जो आपसे पूछा है इसने सेकंड पार्ट में. इफ द करंट डेंसिटी इज ट्रिपल्ड, यानी कि इस यहाँ J2 कितनी आ जाएगी 3J1. इफ करंट डेंसिटी इज ट्रिपल 3J1 as it emerges from the right side of the construction, what is the diameter of the right hand side of the tube. अब देखो यहाँ की डायमीटर पूछ रहा है आपसे D2. what will be the diameter of the right hand side? very easy. the current entering from the left hand side will come out through the current of the right hand side. तो जो करंट इधर से एंटर करेगी आपकी आई वो इधर से निकलेगी. तो I1 इज इक्वल टू I2 बच्चों. तो J1 A1 इज इक्वल टू J2 A2. ये लो वेरी इजी. अब बोलो क्या करा है, J2 इज इक्वल टू 3J1. तो J1 इंटू पाई D1 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू J2 3J1 पाई D2 स्क्वायर बाई 4 बिकॉज J2 इज इक्वल टू 3J1. विल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल. ये लो तो D1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 D2 स्क्वायर. तो D2 स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर बाई 3 बच्चों. यानी कि इफ यू टेक अंडर रूट ऑफ द बोथ साइड्स तो यू विल फाइंड D2 इज इक्वल टू D1 बाई रूट 3. व्हाट इज द D1? 2 मिलीमीटर. 2 बाई रूट 3, 2 बाई 1.732. तो इट विल कम रफली 1 पॉइंट समथिंग. तो ये आ रहा है आपका 1.15 मिलीमीटर. mm. ठीक है, सबकी समझ में आ गया ये. चलिए, वह बहुत आसान सा सम था कि इधर से करंट फ्लो निकालनी है. आपको करंट डेंसिटी भी दे रखी है J1 1.3 10 की 6 और डायमीटर भी दे रखी है 2 mm. मिलीमीटर के मीटर बना दिया आपने, इसको सिंप्लीफाई कर लिया. तो द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन ये आ गई. एंड द कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह देखो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाली बात है, सेम उसी तरह चलती है सारी दुनिया कि जितना मास इधर से एंटर हुआ था पाइप से उतना इधर से निकलेगा. तो जितनी करंट इधर से एंटर करेगी उतनी इधर से निकलेगी. तो करंट यानी कि I1 इज इक्वल टू I2 ये आ गई आपकी बस. तो J1 A1 इज इक्वल टू J2 A2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस साइड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस साइड. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज हियर एंड A2 इज हियर. फिगर बनाने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है. तो ट्राई किया करो फिगर बना के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की. पाई D1 स्क्वायर बाई 4 पाई D2 स्क्वायर बाई 4 सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया D1 बाई रूट 2. मेन बात तो ये आ गई. अब D1 की जो भी वैल्यू है तो ये आपकी आंसर आ गया. वो रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.15 आ गया आपका मिलीमीटर. क्लियर सबको. चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे से पूछिए आपने. क्वेश्चन नंबर 34. द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए टू मटेरियल A एंड B आर. टू मटेरियल है जिसका एक का अल्फा 1 कितना है 0.031 0.031
per degree Celsius and alpha 2 is equal to 0.0068 per degree Celsius respectively. Two resistors R1 and R2 made from material A and B respectively having resistances 200 ohm and 100 ohm at 0 डिग्री सेल्सियस. इनके रेजिस्टेंसेस क्या है? R1 100 है और R2 कितना है? 200. आपका R2 इज इक्वल टू 100 ohm at 0 degree Celsius. Show the diagram of the color code of carbon resistors that would be resistance equal to in series combination. तो अब बोलिए 0 पे कितना है दोनों का? 200 और 100. याद करो फॉर्मूला. हाँ, मेरे कुछ ध्यान आ रहा है, मैंने यहाँ फॉर्मूला में आपको इधर आर नोड से मल्टीप्लाई नहीं किया था, यहाँ आर नोड से मल्टीप्लाई होगा बच्चों दोनों केस. यहाँ रो नोड से हो जाएगा जो उस दिन दिया था फॉर्मूला. ये कॉमन ले लो तो आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है फॉर्मूला. याद करो जो +1 में था आपका इस तरीके. तो ये भी क्या हो जाएगी? रो इज इक्वल टू रो नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. चलिए अब हमारा ये फॉर्मूला आ गया. R1 इज इक्वल टू R1 डैश कितना आ जाएगा आपका बताइए? R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. बोलो R1 कितना है? 200. 1 प्लस अल्फा 0.0031 इंटू डेल्टा टी 100 बच्चों. क्यों? कितने डिग्री सेल्सियस पे कह रहा है वो? एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो T1 कितना है आपका? हम जानते हैं, आप +1 में याद करो. 0 डिग्री सेल्सियस. T2 कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो T2 माइनस T1 डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस आ गया. तो कितना आ गया ये? 200 इंटू 1 प्लस 0.31. 200 इंटू 1.31 आई मीन 2 इंटू 131 262 ओम. सिमिलरली R2 कितना आ रहा है? वही सेम. अब देखिए R2 आ जाएगा आपका 100 इंटू 1 प्लस अल्फा 0.0068 इंटू डेल्टा टी 100 बच्चों. तो ये यहाँ जाएगी 0. R2 डैश इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.68 तो 168 ओम. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. आर सीरीज क्या होती है? R1 डैश प्लस R2 डैश. 262 प्लस 168 400 कितना आ गया ये? 8 और 2 10 0 6 6 12 1 13 का 3 और 1 4 430 ओम. तो इसमें देखो दो न्यूमेरिकल हो गया आपके. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी से आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया और उसके बाद उसने आपसे पूछ लिया है कलर कोड बताइए. अब क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? 43 इंटू 10 की पावर 1 बच्चों ओम. टॉलरेंस नहीं बतानी. अब बोलो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ 0 1 2 3 4 5. बोलो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो. तो पहला कलर क्या आ गया? येलो. फोर के लिए येलो, 3 के लिए ऑरेंज और 10 की पावर 1 कितना? ब्राउन. यहां गलत कर रखा है इसने आंसर. तुम्हारी बुक में ध्यान रहे ब्लैक नहीं आएगा, ब्राउन आएगा. मिस्टेक हो रही है इससे. येलो ऑरेंज एंड ब्राउन आएंगे कलर्स इसके. क्लियर हो गया ये? तो एक कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर की आपकी प्रॉब्लम थी जो मैंने करा दी और मैंने थ्योरम बताया था. वहाँ चलो तो यहाँ लिख दिया क्वेश्चन ये आपका मैंने फॉर्मूला. इसको ध्यान से, यानी कि R1 डैश इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 ये फॉर्मूला. अब आप देख लीजिए तो क्या आ रहा है? R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो 200 इंटू 1 प्लस अल्फा 0.0031 इंटू डेल्टा टी 100 ओम. सिंप्लीफाई किया 262 ओम आ गया. R2 डैश 100 इंटू 1 प्लस 0.0068 इंटू 100 1 प्लस 0.68 तो 168 ओम. बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. वो कह रहा है प्रॉब्लम में R1 R2 डैश
तो उन दोनों का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज में सिंपली ऐड हो गया 430 ओम। क्या लिख सकते हो 43 इंटू 10 की पावर 1। तो येलो पहले 4 के लिए देख लो येलो, 3 के लिए ऑरेंज और 10 की पावर 1 यानी कि ब्राउन। तो येलो ऑरेंज ब्राउन इसका आंसर आएगा आपका। क्लियर? ये है, इसने ब्लैक दे रखा है, गलत है। ये प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और रह जाती है आपकी जो बच्चे ने पूछी है 42। मैंने आज पूरे दिन आपको प्रॉब्लम कराई है, बड़े ध्यान से सारे न्यूमेरिकल्स करो ये, और उसके बाद मैं आपको और भी दे दूंगा प्रॉब्लम सीरीज पैरेलल की, इनकी करंट की। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सिंसियरली काम करो। अब आप एक लास्ट प्रॉब्लम आज की, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2.20 ओम, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2.20 ओम हैज लेंथ L इज इक्वल टू 2 मीटर। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना आ गया? 2.2/2 यानी कि 1.1 ओम पर मीटर। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 1.1 ओम पर मीटर। क्लियर? Calculate the length of the similar wire which connected in parallel with 2 meter length wire will give the resistance। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना? R इज इक्वल टू R पैरेलल 2 ओम। तो बोलिए 1 R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R2 क्या आ जाएगा बच्चों? 1/R1 माइनस 1/R पैरेलल माइनस 1/R1। ये क्लियर? ये R1 बोलो कितना आ गया? 1/R पैरेलल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम माइनस 1/2.2। करो सिंप्लीफाई, 2.2 एलसीएम ले दीजिए, 2 इंटू 2.2 तो इधर आ जाएगा 2.2 माइनस 2। ये आ गया आपका 1/R2 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 2 इंटू 2.2, ये लो खत्म, 1/22। क्लियर? तो R2 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 22 ओम। कितनी आ रही है? 22 ओम। अब क्या पूछ रहा आपसे वो? A wire of resistance 2.2 ohm has the length 2 ohm meter। Calculate the length of the similar wire। लेंथ पूछ रहा है, तो इसकी कितनी आ जाएगी? अब कर दीजिए इसको। तो द लेंथ ऑफ द वायर कितनी हो जाएगी? 22/1.1। कितना आ गया बच्चों? 20 मीटर। अरे देखो 1.1 ओम पर मीटर है तो डिवाइड बाई 1.1 कर देंगे, तो जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो गया, तो ये 2 आ गया। तो 20 मीटर की वायर चाहिए आपको दूसरी, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम, 22 ओम। दोबारा समझ लो इस प्रॉब्लम को। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2.0 ओम हैज लेंथ 2 मीटर। क्लियर? तो इसका रेजिस्टेंस यानी कि 1 मीटर की लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है? इसका आधा। बड़ी सिंपल सी बात, 1.1 ओम। अब वो क्या कह रहा है कि इसके साथ मैंने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। दोनों जब देखो, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सिमिलर वायर विच कनेक्टेड इन पैरेलल विद 2 मीटर लेंथ वायर। इस 2 मीटर लेंथ की वायर के साथ जिसका रेजिस्टेंस 2.2 ओम था, आपने एक और वायर कनेक्ट की सिमिलर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका? 2 ओम। तो देख लो, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2। तो 1/R2 क्या बचेगा? इसको इधर ले आओ, 1/RP माइनस 1/R1। तो 1/2 माइनस 1.22 सिंप्लीफाई कर लिया, क्या आ गया आपका? R2 22 ओम आ गया आपका। तो अब बोलो 2 ओम की लेंथ कितनी है? 1.1। तो 20 ओम की कितनी हो जाएगी यूनिटरी में? 22 ओम की यूनिटरी मेथड से क्या आ गई? 20 मीटर। तो 20 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ द न्यू वायर विच हैव रेजिस्टेंस ऑफ 22 ओम। तो ये आपके आज के न्यूमेरिकल हो गए। मैंने सारी जितनी डाउट्स थे आप बच्चों के लेती है, कंसेप्चुअल भी और न्यूमेरिकल भी। फिर भी जो भी आपके डाउट हैं फिर भेजो मुझे, और बच्चों काम करते रहो, मेहनत करते रहो, तभी काम चलेगा। टेक केयर। अदरवाइज तो आप देख रहे हैं कि एक नई तरह की आफत दुनिया में आ चुकी है, और सबसे ज़्यादा वो आपको अफेक्ट कर रही है। तो इसलिए पढ़ाई करो अपनी। ओके, थैंक यू।